नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन के लिए किसी देश का दौरा करना जरूरी नहीं है। वो अगर चाह ले तो मॉस्को में बैठकर ही दुनिया में उथल पुथल मचाने की ताकत रखते हैं। लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बाद वो पहली बार अपने बड़े सहयोगी देश ईरान के दौरे पर गए हैं। इस दौरे के पीछे पुतिन ने काफी दिमाग लगाया है। अमेरिका को परेशान करने के लिए और जेलेंस्की की चुनौतियां बढ़ाने के लिए पुतिन ने हर मीटिंग का एजेंडा तय कर लिया है। पुतिन के ईरान दौरे के बाद दुनिया में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? आखिर क्या है पुतिन की चाणक्य नीति? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जंग जारी है। बहुत भीषण युद्ध में रूस यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा हुआ है। एक एक मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है। पुतिन का अटैक अब तक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की तरफ ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे जेलेंस्की कमजोर पड़ रहे हैं, पुतिन की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। और आज यूक्रेन की तरफ से यह भी कह दिया गया कि रूस पूरे यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहा है। यानी खार्किव, कीव, ओडेसा और खेरसान ही नहीं, पूरा का पूरा यूक्रेन ही पुतिन के टारगेट पर आ गया है। और ये बात खुद यूक्रेन कह रहा है। क्या है युद्ध का ये नया पुतिन प्लान, जिसने यूक्रेन के वजूद को ही संकट में डाल दिया है? आपको दिखाने वाले हैं। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पहली बार पुतिन पुराने सोवियत संघ के इलाके से बाहर निकल रहे हैं। आखिर क्यों दुनिया पुतिन के इस दौरे को बहुत गंभीर मान रही है, और क्यों एक बार फिर अमेरिका ईरान को धमकियां देने लगा है? पूरी खबर हम आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि ईरान के अंदर ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात भी अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने जा रही है। आखिर यूक्रेन के खेतों में आग क्यों लगी हुई है? आखिर क्यों रूस यूक्रेन पर किए गए हमलों के वीडियो रिलीज कर रहा है? सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी पुतिन के ईरान दौरे की। पुतिन ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। इस हमले के बाद से पुतिन अपनी दूसरी विदेश यात्रा में ईरान के दौरे पर हैं। पुतिन ने फरवरी के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जून में तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में की थी। पुतिन ईरान के अंदर दो अहम नेताओं से मुलाकात करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान। पुतिन मुख्य रूप से यूक्रेन का युद्ध और सीरिया के बॉर्डर पर तुर्की के संभावित हमले पर बात करेंगे। ईरान और रूस दोनों ही अमेरिका से चोट खाए हैं। दोनों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, और अब दोनों ही मिलकर इस प्रतिबंध के असर को कम करने के लिए चाणक्य नीति का सहारा लेना चाहते हैं। यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। एक तरफ अमेरिका पहले ही यूक्रेन को बचाने की जद्दोजहद में अपना खजाना खाली कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान और पुतिन एक साथ आकर उसे चुनौती दे रहे हैं। ईरान और रूस एक दूसरे से सौदेबाजी में जुटे हुए हैं। रूस और ईरान के बीच तय ये हुआ है कि ईरान पुतिन को जबरदस्त मारक क्षमता वाले ड्रोन्स देगा, और दूसरी तरफ रूस बदले में ईरान की सरकारी तेल कंपनी के साथ $40 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर करेगा। वैसे ईरान पर अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ये डील करके ईरान और रूस दोनों अमेरिका को आईना दिखा देंगे। और जब यूक्रेन के अंदर
ईरानी ड्रोन्स का कहर शुरू होगा तो ज़ेलेंस्की और बाइडेन के लिए मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। दरअसल पुतिन ने बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी तैयार की है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस को उसके ही पड़ोसी देश अब शक की निगाह से देख रहे हैं। पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया जैसे देश पुतिन से घबराए हुए हैं और अमेरिका की शरण में जा रहे हैं। ऐसे में पुतिन ईरान जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास पहले से ही जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मौजूद है। और तेहरान में ही इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान भी मौजूद हैं। ईरान में ही पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसा करने का मकसद ये दिखाना है कि दुनिया में पुतिन अलग थलग नहीं पड़े हैं, बल्कि पुतिन के साथ अब भी तमाम देश मौजूद हैं। इसका मकसद यूक्रेन पर अपने खतरनाक हमले को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाना भी है। तुर्की के राष्ट्रपति जब तेहरान पहुंचे तो खुद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने ही उनका स्वागत किया। तुर्की के राष्ट्रपति से नेटो की मीटिंग में बाइडेन ने भी मुलाकात की थी। यूक्रेन के पास पहले से ही तुर्की के TB2 ड्रोन मौजूद हैं। इन ड्रोन की मदद से भी यूक्रेन की आर्मी ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति को इस बात के लिए सहमत करेंगे कि अब आगे यूक्रेन को तुर्की से कोई मदद ना मिले, ताकि यूक्रेन रूसी आर्मी के फौलादी पंजों में पूरी तरह फंस जाए। दरअसल तुर्की की मजबूरी यह है कि उनके देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हो रहा है और ऐसे में तुर्की की निर्भरता रूस की मार्केट पर बढ़ती जा रही है और पुतिन इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши доброжелатели в кавычках предрекают, отступать на десятилетия назад. Конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся. अब तुर्की और रूस के बीच भी जबरदस्त सौदेबाजी का खेल चल रहा है। एक तरफ तुर्की चाहता है कि वो अपनी सीमा के पास 30 किलोमीटर अंदर तक एक सुरक्षित क्षेत्र बनाए। इसके लिए तुर्की को सीरिया पर एक्शन लेना होगा और दूसरी तरफ पुतिन चाहते हैं कि काला सागर यूक्रेन की घेराबंदी करने में तुर्की उनकी मदद करे। दरअसल इसमें भी बहुत बड़ी कूटनीति और सामरिक राजनीति है। ये मैप देखकर आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। यूक्रेन, रूस, तुर्की और काला सागर की लोकेशन आप देख रहे हैं। काला सागर का पूरा दक्षिणी तट तुर्की की प्रभाव सीमा में है। ऐसे में पुतिन तुर्की से मदद लेकर ज़ेलेंस्की की नाक में पूरी तरह दम कर देना चाहते हैं। पुतिन उन्हें इस तरह फंसाना चाहते हैं कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाए और यूक्रेन कहीं भी समुद्री मार्ग से व्यापार ही न कर सके। और इसलिए ज़ेलेंस्की खुद ही इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी सेना के प्रवक्ता से ही ये बात कहलवाई कि रूस पूरे यूक्रेन को टारगेट कर लेना चाहता है। На південно-бузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Здійснює повітряну розвідку БПЛА, продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території. इस तरह के बयान देने का मकसद दुनिया को मदद के लिए पुकारना ही है, जिसकी ज़ेलेंस्की को बहुत सख्त जरूरत है। यूक्रेन को भुखमरी की कगार पर छोड़ने के लिए रूस ने एक और प्लान बनाया है। यूक्रेन के अंदर अनाज के खेतों पर हमले करके रूस खेतों को जला रहा है। ये तस्वीरें देखिए, रूस की बमबारी से यूक्रेन के खेतों में आग लगी हुई है और किसान आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। दरअसल जब यूक्रेन में खाने के लिए अनाज ही नहीं बचेगा तो खुद ब खुद यूक्रेन के लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर देंगे। ये पुतिन की एक और स्ट्रैटेजी है और इसीलिए ज़ेलेंस्की काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। Поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні, ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей. В окупованні вдалося звільнити від окупантів
1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників. І з ними з усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. रूस ने सबसे ताजा हमला किया है जैपोरिजिया पर। ईस्ट यूक्रेन के इस इलाके की लोकेशन बहुत अहम है। यहाँ पर रूस की आर्मी ने हमला कर जेलेंस्की के 200 लड़ाकों को मारने का दावा कर दिया है। ये वीडियो देखिए जो रूस की आर्मी ने ही रिलीज किया है। रूस ने लोकेशन सेट करके जेलेंस्की के लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया है। इस जबरदस्त हमले के बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। दरअसल ये वो इलाके हैं जहां पर रूस के समर्थक मौजूद हैं और उनकी मदद से गोपनीय सूचनाएं इकट्ठी करके यूक्रेन के लड़ाकों पर सटीक हमले किए जा रहे हैं। अब ये एक और तस्वीर देखिए जो यूक्रेन के लोगों को भयभीत करने वाली है। रूस ने क्रोमोतोर्स्क पर मिसाइल अटैक किया है। यहाँ एक अपार्टमेंट में आग लगी हुई है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल के टुकड़े भी आसपास देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जेलेंस्की चुन चुनकर सीधा और सटीक हमला उनके हथियार डिपो पर कर रहे हैं। ये तस्वीर भी रूस की तरफ से ही रिलीज की गई है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि रूस ने अपने मिसाइलों के मुंह यूक्रेन की तरफ खोल दिए हैं। जिस तरह निशाना लगाकर चुन चुनकर टारगेट करके पुतिन की आर्मी यूक्रेन पर हमले कर रही है, जेलेंस्की को बहुत जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। Значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными и 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами Вооруженных сил Украины, действующими на Солидарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Солидар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства. ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि जेलेंस्की हर तरह से इस युद्ध में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने अपने स्पाई चीफ को भी हटा दिया है, लेकिन इसके बाद भी गोपनीय सूचनाएं लीक हो रही हैं, जिसका बहुत सीधा सा फायदा पुतिन की आर्मी को मिल रहा है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक कमांडर रमजान कादिरोव के बारे में बहुत बड़ी खबर है। कादिरोव अब अपनी जान बचाने के लिए पुतिन से भीख मांग रहे हैं। उसने पुतिन के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है, लेकिन पुतिन को एक और बड़ी टेंशन है जो लगातार डुबा रही है। वो टेंशन इस बात की है कि उसके जो बम यूक्रेन पर हमला करने के लिए जा रहे हैं वो लौटकर वापस आ भी रहे हैं कि नहीं। कादिरोव के साथ इस दूसरे बड़े झटके को पुतिन के लिए बहुत अशुभ माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए तो पता चलेगा कि कादिरोव से लेकर बॉम्बर तक सब पुतिन के शक के घेरे में है। आज आपको रूस का सबसे बड़ा दांव दिखाने जा रहे हैं। आज आपको पुतिन का सबसे बड़ा गुरूर दिखाने जा रहे हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि पुतिन का गुरूर तोड़ने के लिए जेलेंस्की क्या क्या कर रहे हैं। पुतिन को जोर का झटका धीरे से देने के लिए जेलेंस्की क्या तिगड़म आजमा रहे हैं, ये सब समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं रूस के एक सीक्रेट एयरबेस। यह है रूस का एक ऐसा परमाणु अड्डा जहां से सीक्रेट मिशन की शुरुआत हो रही है। यहां से उड़ान के लिए तैयार है एक ऐसा बॉम्बर जो जेलेंस्की की फौज पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने जा रहा है। इस विमान के पायलट ने टेक ऑफ से पहले इसे अच्छी तरह जांचा परखा है। यह है रूस का सुपरसोनिक बॉम्बर जेट सुखोई 34। इस हवाई दैत्य का एक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह चेक कर लिया गया है और फिर यह बॉम्बर
अपने सीक्रेट लेकिन बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। पायलट ने ग्राउंड स्टाफ को सैल्यूट किया और बता दिया कि वो अपना मिशन जल्द पूरा करके लौटेगा। विमान ने रनवे पर तेजी से दौड़ना, सुखोई 34 छोटी हवाई पट्टी पर से भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें 2 पायलट का क्रू होता है, जिसमें एक विमान को उड़ाता है और दूसरा WSO यानी वेपन सिस्टम ऑपरेटर का काम करता है, यानी हथियारों को टारगेट पर पहुंचाने का काम WSO का ही होता है। ये बहुत ही खतरनाक बॉम्बर नीची उड़ान भरते हुए यूक्रेन की हवाई सीमा में दाखिल होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हुए कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर स्टिंगर और इग्ला मिसाइल से लैस उनके सैनिक आसमान में नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में सुखोई 34 के पायलट इसे बादलों की ऊंचाई तक ले जाते हैं और वहां से यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दागी जाती है मिसाइल और ये देखिए इंफ्रारेड कैमरे में दिखाया गया कि कैसे यूक्रेन के अड्डे को बहुत ही सटीक तरीके से तबाह कर दिया गया। इसके बाद पुतिन का यह गुरूर सुखोई 34 वापस अपने बेस की तरफ रवाना हो जाता है। मिशन सक्सेसफुल का मैसेज देकर पायलट बता देता है कि यूक्रेन के अड्डे को उड़ा दिया गया और फिर यह जहाज अपने बेस पर लैंड कर जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या ऐसा हुआ? क्या सुखोई 34 ने यूक्रेन में अपने मिशन को हासिल किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बॉम्बर जेट वापस अपने बेस पर सही सलामत पहुंचा? क्या इस हवाई जहाज ने वाकई अपना काम अंजाम दिया, जैसा कि रूस का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है? या फिर पुतिन का गुरूर, ये सुखोई 34 जेलेंस्की के गुस्से का शिकार हो गया? या फिर कोई बड़ी मिस्ट्री है जिस पर पश्चिमी मीडिया ने कई रिपोर्ट्स छापी हैं? बताया जा रहा है कि रूस का सुखोई 34 यूक्रेन के एयर डिफेंस का शिकार बन गया, तो कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि रूस ने अपने ही विमान को यूक्रेन का जेट समझकर मार गिरा। इन खबरों में बहुत मिस्ट्री है, इन खबरों में साजिश भी नजर आती है। लेकिन एक वीडियो इस वक्त वायरल है और यह रूस के सुखोई 34 बॉम्बर जेट का ही बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह उसी सुखोई 34 का वीडियो है जिसे रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए भेजा था। लेकिन इस वीडियो में विमान साबुत नहीं बल्कि क्रैश वाली हालत में है। यह वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। लेकिन मलबा देखकर यह रूस का सुखोई 34 विमान ही लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह विमान यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल का शिकार बन गया और ऐसे ही व्लादिमीर जेलेंस्की ने अब व्लादिमीर पुतिन का गुरूर चकनाचूर करना शुरू कर दिया। जो विमान रूस से बहुत शान के साथ यूक्रेन पर हमला करने निकला, उसका मिशन अंजाम देते हुए ऐसा हाल होना नई बात नहीं। रूस पहले भी इस तरह का नुकसान सहता आया है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपना ऑपरेशन दिखाने के लिए सुखोई 34 का वीडियो बहुत ही खास तरीके से तैयार करवाया था और अब इसका ऐसा अंत यह पुतिन के ऑपरेशन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। यूक्रेन के पास ऐसे विमान को गिराने की ताकत है। उसके पास 5000 मीटर की ऊंचाई तक वार करने वाली स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। जेलेंस्की की फौज अब तक नाटो से सप्लाई किए गए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। उसमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर मिसाइल है, जिसे रूस के हेलीकॉप्टर और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि निसेम्स की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। लेकिन निसेम्स सिस्टम अभी तक यूक्रेन में एक्टिव नहीं हुआ है। ऐसे में इस रिपोर्ट का सच क्या है और क्या वाकई ऐसा हुआ है, इस पर अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस का सुखोई 34 लुहांस्क शहर से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में अल्शेवस्क में गिरा। अब यह ऐसा इलाका है जो रूस के कंट्रोल में है और यहाँ यूक्रेन का एयर डिफेंस होना समझ से परे है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस ने खुद अपना जहाज गिरा दिया क्योंकि उसे लगा कि यह यूक्रेन का फाइटर जेट है। अगर यह जहाज वाकई यूक्रेन ने गिराया है तो इसमें पुतिन की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उनके जहाज अब वहां भी गिर रहे हैं जहां उनकी फौज का कब्जा है। और अगर यह जहाज रूस के ही एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बना है, यानी फ्रेंडली फायर का शिकार हुआ है, तब तो रूस की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और जाहिर है इसे लेकर सबसे ज्यादा खुशी जेलेंस्की को ही हुई। 0,1%. По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темп и скорость, очевидно, недостаточно. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 200 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए, जबकि 180 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन के आसमान में तबाह किए गए। जिस सुखोई 34 को लुहांस्क के पास मार गिराने का दावा किया गया है, वो भी करीब 300 करोड़ का जहाज बताया जाता है। यह युद्ध शुरू होने से पहले रूस के पास ऐसे 140 से ज्यादा जहाज थे। सुखोई 34 वाकई बहुत स्पेशल जहाज है, जिसे सीरिया के युद्ध में भी खुद को साबित 1990 के दशक में आए विमान 12 टन बम और मिसाइल लेकर उड़ता है और बिना रिफ्यूलिंग के 4000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इससे बहुत खतरनाक बॉम्बर बना देती है। इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल इसे दुश्मन के जहाजों के खिलाफ मल्टी रोल वाली ताकत भी देती है। और सबसे खास बात तो सुन लीजिए, लंबे ऑपरेशन को देखते हुए इसमें दोनों पायलट्स की सीट्स के पीछे एक टॉयलेट भी है, ताकि लॉन्ग रेंज मिशन के दौरान इसमें पायलट को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अब इसकी ऐसी तस्वीरों को लेकर मॉस्को को फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि रूस के लिए विमान आसमान में उड़ते ही अच्छे लगते हैं। З великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України. अगर ये पुतिन के लिए बड़ा झटका है तो इंतजार कीजिए, क्योंकि सुखोई 34 के बाद उनके बहुत ही खतरनाक कमांडर रमजान कादिरोव ने भी पुतिन को डरने की बहुत बड़ी वजह दे दी है। डॉनबास में जेलेंस्की की फौज को रौंदने वाली चेचन फोर्स के कमांडर कादिरोव ने पुतिन के सामने अब एक नई डिमांड रख दी है, जिससे लगता है कि कादिरोव इस वक्त बहुत सहमा हुआ है और पुतिन को उसकी इस डिमांड पर ध्यान देना ही होगा, नहीं तो चेचन्या पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। रमजान कादिरोव चाहता है कि चेचन्या के पहाड़ों पर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया जाए। कादिरोव इस मिलिट्री बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है। कादिरोव को डर है कि पुतिन के दुश्मन चेचन्या पर हवाई हमला कर सकते हैं। डर बहुत साफ है, कादिरोव को नाटो के हवाई हमले का डर सता रहा है। कादिरोव चाहता है कि पुतिन से अब चेचन्या में भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दे, नहीं तो यूक्रेन में उसकी मिलिशिया ने जेलेंस्की का जो हाल किया है उसका बदला नाटो डायरेक्ट चेचन्या से ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कादिरोव को भी जेलेंस्की की तरह अपने बंकर में जाना पड़ेगा। वैसे जेलेंस्की आधा डॉनबास हारने के बाद अब भी
बड़ी बड़ी बातें करने से पीछे नहीं हट रहे। Збройні сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна. Український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання тільки час. जेलेंस्की ने भी नए हथियारों को लेकर बेताबी इसलिए दिखानी शुरू कर दी है क्योंकि रूस ने डोनेट्स्क के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। रूस की सेना लगातार मिसाइल फायर कर रही है। इस्कंदर से लेकर कलिब्र मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज हो गया। लुहांस्क हारने के बाद जेलेंस्की कोई चांस नहीं लेना चाहते और इस वजह से वो हाई मार्स 7 अब एक और रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जो हाई मार्स का ही दूसरा रूप M270 है। ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी हाई मार्स जितना घातक है। यूक्रेन को ब्रिटेन से ये हथियार मिल चुका है और इसकी तैनाती का मतलब है कि पुतिन पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हाई मार्स का ही मीडियम रेंज के रॉकेट फायर करने वाले सिस्टम हैं, जिसके शुरुआती 3 वेरिएंट के रॉकेट 32, 45 और 80 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकते हैं। ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है और यही देखकर नाटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। यूक्रेन को M270 रॉकेट देने वाला ब्रिटेन यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने में भी काफी आगे रहा है। यही वजह है कि पुतिन इस वक्त ब्रिटेन से बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनकी नाराजगी की टोह लेते हुए रूस का मीडिया तो ब्रिटेन पर परमाणु हमले तक की बात कर चुका है। यह भी बताया जा चुका है कि पुतिन की परमाणु मिसाइल लंदन का 3 मिनट में हिरोशिमा जैसा हाल कर सकती है। फिलहाल यूक्रेन के नए फौजी लगातार ब्रिटेन की सेना से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें M270 चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। When you're in a war and you're against Russia, you need to make sure that you can be as best as you can be, and this is the process we're doing here. We're starting to. नाटो और खासकर अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ लड़ना तो मंजूर नहीं किया, लेकिन वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार लैस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जेलेंस्की हथियारों के साथ रूस को शुरुआती झटकों के अलावा कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि जब जेलेंस्की से बाइडेन ने वादा किया कि बड़ी बड़ी तोप मिलेंगी, तो अमेरिका ने अपनी M777 तोप यूक्रेन के दी, जिनकी बमबारी काफी खतरनाक मानी जाती है। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि ऐसी तोप चाहिए जो ठिकाना बदल बदल कर पुतिन की फौज पर गोले बरसाए। जर्मनी ने डिमांड पूरी कर दी। PZH-2000 ट्रैक्ड हाउवित्जर फौरन यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए गए। जेलेंस्की की डिमांड बढ़ती गई और उनसे फिर वादा हुआ कि लंबी रेंज के रॉकेट भी मिलेंगे। इसके बाद अमेरिका ने अपना हाई मार्स सिस्टम भेज दिया। ब्रिटेन ने भी M270 सिस्टम का स्टॉक रवाना कर दिया। जेलेंस्की को अरबों डॉलर के बड़े बड़े हथियार खैरात में दिए गए, ऐसे वेपन सिस्टम जिससे बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सकते हैं। लेकिन बदले में क्या मिला? जेलेंस्की लुहांस्क नहीं बचा पाए। वो आखिरी 2 बड़े शहरों में सेवेरोडोनेत्स्क तक हार गए। जेलेंस्की लिसिचांस्क भी हार गए। अब खतरा जेलेंस्की के बड़े शहर खार्किव पर मंडरा रहा है। कुल मिलाकर डॉनबास जेलेंस्की करीब करीब खो चुके हैं। उनके सामने अब खार्किव और ओदेसा को बचाना बड़ा चैलेंज है।
ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब जेलेंस्की को नए नए हथियार मिल चुके हैं। ऊपर से पुतिन का नया कहर कि अब उन्होंने पूरा फोकस जेलेंस्की के इन हथियारों को खत्म करने पर लगा दिया है। देख तमाशा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाने के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है और इस फरमान में मुस्लिम महिलाओं को किसी पब्लिक प्लेस या फिर पर्यटन स्थलों पर जाने से मना किया गया है। अपने पति के साथ भी उनके सैर सपाटे पर रोक लगाने का तालिबानी फरमान सुनाया गया है। यानी शेख जो तमाशा लगातार, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि देख तमाशा पाकिस्तान का, ये किस कदर की बेशर्मी है। बेशर्मी के एक नए कैरेक्टर की एंट्री पाकिस्तान में कैसे हुई है, इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लाहौर का मीनार पाकिस्तान, मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर पाबंदी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी। लाहौर का शालीमार बाग, मुस्लिम महिलाओं के सैर पर क्यों रोक। दारावार का किला, पाकिस्तान, औरतों के प्रवेश पर प्रतिबंध। पाकिस्तान में अभी शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन फरमान सुनाने और उसे कैसे अमल में लाना है, ये काम जिरगा कर रहा है। पाकिस्तान की कबायली परिषद जिरगा ने महिलाओं के पर्यटन स्थलों पर नहीं जाने का फरमान सुनाया है। जिरगा की दलील है कि महिलाएं पुरुषों के साथ भी पर्यटन स्थलों पर नहीं जाए। औरतों के लिए पर्यटन स्थलों पर जाना अनैतिक है। मुस्लिम महिलाओं का ऐसा करना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। ये फरमान जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF की एक जिरगा ने सुनाया है। जिरगा ने ऐसा करके महिलाओं के पर्यटन और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक लगा दी है। पाकिस्तान की मीडिया में ये तालिबानी फरमान हेडलाइन बना हुआ है। माजोड़ की तहसील सलारजई में ग्रैंड जिरगा हुआ। खवातीन के सयाहती मकामात पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। खवातीन मर्दों के साथ भी किसी सयाहती मकाम पर नहीं जा सकेंगी। दावा किया गया कि सयाहती मकामात में खवातीन को लाना और मर्दों के साथ इकट्ठे घूमना उनकी रवायात के खिलाफ है। ज़िले इंतज़ामिया ने खवातीन को सयाहत से ना रोका तो जिरगा रोकेगा। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक इस जिरगा का आयोजन खैबर पख्तूनवा के बाज़ौर कबायली जिले के सालारजई तहसील में किया गया। यहाँ पर जिरगा यानी कबायली परिषद की बैठक में इस फरमान को सुनाया गया। तो तमाम कौमों बाने मुश्तमिल यूक्रेन जरगा मुकर्रर शोला जरगे दगलान दे फैसले वकलले अवलने खबर दादा चिमंग द सियाहत पनोम बांधे द पहाशे और द बेहयाई द खुरवलो और द खपुलो अकदार और द रिवायात और द पैमाल कवलो इजाजत पर इस सूरत के चाहता नवर को सही रखा। सुना आपने, ये उसी विवादित जिरगा का वीडियो है। जिरगा के बाद ऐलान हुआ कि महिलाओं को पुरुषों के साथ किसी भी पर्यटन स्थल की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। महिलाओं का इस तरह घूमना उनके आदिवासी मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ है। JUIF के मौलाना राशिद ने इसे जिरगा का ज्वाइंट डिक्लेरेशन बताते हुए कहा कि हद शोबा तरक्की की, लेकिन द सियाहत मरकजुन ता जनाना वस्तल अगद सड़ो सर यौजे गर्देदल दा जमंग द रिवायात खिलाफ वर्जी दा। लिहाजा जरगा दा फैसला कई कि सबा पूरी दी इंतजामिया एक्शन वाखली और दा तर्ज अमल द फहाशी दे पर सियाहती मराकिजों के बन की। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया गया कि अगर सरकार इस फैसले को लागू नहीं करती तो जिरगा के मेंबर इसे लागू करने का जिम्मा अपने हाथ में ले लेंगे। फरमान की नाफरमानी करने वालों पर 10,000 जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया है। ये फरमान उस JUIF के जिरगा की है जो खैबर में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है।
यानी सूबे की सरकार में साझीदार पार्टी की जिरगा में ऐसा फरमान सुनाया जाता है जिसमें महिलाओं को टूरिस्ट स्पॉट पर जाने से रोका जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी सोच वाले मुल्क में ही मुमकिन है। तहसील सरारजई में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि कोई भी खातून किसी भी सियाती मकाम पे नहीं जाएगी। और ये उन पठानों का, उन अमायदीन का ये मौक़िफ़ ये था कि इस ग्रैंड जरगे में ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया गया और मौक़िफ़ उनका ये था कि ख़वातीन को सियाती मकामात पर लाना हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। मैं समझती हूँ उनके जो राइट्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनकी ये खिलाफ वर्जी है और आईन पाकिस्तान की उस बेसिक रूह की खिलाफ वर्जी है। और मुतअद्दिद ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी ये बिल्कुल वाज़े उनका कंट्रास्ट है, इनकी खिलाफ वर्जी है कि आप किसी इंसान को आप जो है ना किसी एक राइट से, एक अपनी आज़ादी से आप उसकी आज़ादी सल्ब कर लें, उसकी उस आज़ादी से महरूम कर लें। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि मुल्क में रूढ़िवादी सोच और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए सुनाया गया है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर कबायली जिले के लिए। लेकिन ये फरमान पाकिस्तान की जाहिलियत और रूढ़िवादी सोच का साक्षात प्रमाण है। इसे पाकिस्तान की महिलाएं हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत ही शर्मिंदा होने वाले हालात करार देती है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा कहाँ पर दी जाती है, इंडिया में या पाकिस्तान में? लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान में कैसे? आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली इंडिया के वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज्जत का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। दरअसल सालारजई खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है, जहां जिरगा की सदियों पुरानी परंपरा अभी तक चली आ रही है। पहले कबीले हुआ करते थे और कई कबीलों के नेताओं का एक जिरगा लगाया जाता था जहां सभी तरह के फैसले लिए जाते थे। अब वहां चुनी हुई सरकार है, लेकिन जिरगा की परंपरा अभी भी चल रही है। जो जिरगा और पंचायत है, 2019 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जितनी भी गैर कानूनी पंचायतें हैं, ये निजी जो जिरगा जात हैं जिनमें मावराए इंसाफ, मावराए कानून फैसले किए जाते हैं, इन तमाम जिरगों और पंचायतों को गैर कानूनी करार दिया गया इस फैसले में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आधे से भी कम यानी 49% लोग शिक्षित हैं। इनमें 76% पुरुष शिक्षित हैं और महिलाएं सिर्फ 17% हैं, जिसका डरावना असर यह है कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 66% से अधिक महिलाएं शारीरिक हिंसा की शिकार हैं। ऐसे जिले में महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकने का फरमान सुनाया गया है, वो भी तब जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान को दूसरे सबसे खराब देश का दर्जा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरान से लेकर जिरगा तक बेतुका बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने मुल्क में आबादी कम करने का जो फॉर्मूला दिया है उससे पता चलता है कि उनकी सोच पर कट्टरपंथी कितने हावी है। उसी कट्टरपंथी सोच को अमल में लाने के लिए आवाम को नसीहत दे डाली। पाकिस्तान की आबादी 285 मिलियन हो जाएगी 2030 तक। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन। हम अल्लाह की खुदा की मखलूक कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, हम मुसलमान को तालीम याफ्ता सेहतमंद बनाना चाह रहे हैं। और फिर मेरा कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि यार
अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात से डेफर करते हैं, तो इतनी जिस तरह इन साहब ने भी फरमाया वीडियो में कि तो अल्लाह दे रहा है और हम बढ़ा रहे, तो मैंने कहा यार आप कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, तो समझ में आता है। तो यहाँ तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं माशाल्लाह। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के इस बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त बढ़ती जनसंख्या से परेशान चल रही है। यूएन की हाल ही में आई रिपोर्ट ने तो देशों को चिंता में डाल दिया है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसे विस्फोटक माना जा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे देश और वहाँ के मंत्री ऊट पटांग बयान देने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है। 1951 से 2017 के बीच तो पाक की आबादी 6 गुना तक बढ़ चुकी है। अनुमान है कि 2030 तक पाकिस्तान की आबादी 28 करोड़ 50 लाख हो जाएगी। पाकिस्तान में आबादी का दबाव ऐसा है कि वहां की सरकारें इसे काबू करने में नाकाम ही साबित रही हैं। इसके पीछे कुछ दोष तो वहां के लोगों का कम पढ़ा लिखा होना है, और रही सही कसर उनके दिमाग में मुस्लिम आबादी बढ़ाने का जहर भरकर पूरा कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी इस आबादी के मुकाबले में सिकुड़ते संसाधनों के चलते कंगाल हो चुका है। अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, लेकिन सरकार कट्टरपंथियों की धमक के चलते जनसंख्या नियंत्रण का कोई सख्त कदम उठाने में हिचकती रही है। वहीं अब्दुल कादिर जैसे हुक्मरान लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और मौलाना इस्लामी सिद्धांतों का हवाला देकर महिलाओं की आजादी पर कुठारघात कर रहे हैं।